नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग मस्त। आरएनए की पीडीएफ, यार एक्चुअली क्या हो रहा है, आरएनए की पीडीएफ आजकल हो जा रही है बहुत ज्यादा बड़ी साइज की। वो हो जा रही है 400 एमबी की। अब वो 400 एमबी वाली को कंप्रेस करने का सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है, तो मैं पहले किसी को भेजता हूँ, फिर मैं मंगवाता हूँ। तो उसमें टाइम लग रहा है गुरु यार। अदरवाइज तो मैं अब तक भेज चुका होता। फिर भी याद दिला देता हूँ। हाँ, वीडियोस होने के कारण ऐसा होता है, फिर वीडियोस को वो करता है ना। मूल विधि बेटा मैं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। मूल विधि के लिए बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल करवाएंगे बेटा। और वो जो मूल विधि है वो हम लोग यूपीपीसीएस वाला जो आपका ऑप्शन है ना, उसमें करवाएंगे। क्योंकि ना तो वो एसएससी वालों के काम की है, ना ही यूपीएससी वालों के काम की है, वो यूपीपीसीएस वालों के काम की है। तो फिर ऐसी स्थिति में उसी वाली कैटेगरी में करवाएंगे। लेकिन कोई एग्जाम की डेट वगैरह कुछ आ जाए तब करवाएंगे। थोड़े दिन मुझे भी आराम कर लेने दो, है ना। मतलब जब आ जाएगी तब डेफिनेटली करवा ही दिया जाएगा, तो लोड है ही नहीं, है ना। दिशा, मैं अच्छा हूँ बेटा एकदम। रौनक गुड मॉर्निंग, शुभम गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। इवनिंग वाली स्पेशल क्लास नहीं हो रही है आजकल, क्योंकि उस जगह पर पेड बैच आया हुआ है ऑलरेडी एक। तो समय नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज करेंगे जल्दी ही, जैसे भी कोई काम बैठता है। होल्ड करिए एक मिनट। आज का हमारा टाइटल है कि हम लोग आपके साथ में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। काफी ज्यादा विवाद में रहा हुआ वो विषय, जिसको लेकर के बहुत सारी क्यूरोसिटी मन में है आप लोगों के। आज हम लोग आपके साथ में उसी विषय को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सेशन अभी वर्तमान में चल रहा है, इस सेशन में हमारा प्रयास है आप लोगों तक साल भर के जो भी महत्वपूर्ण विषय रहे हैं उन्हें डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है। तो साल भर के महत्वपूर्ण विषय में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है। हाँ जी। वीडियो अटक रहा है, अब नहीं अटकेगा, लोड मत लीजिए। मैं फाइल की कन्वर्जन कर रहा था, इस कारण से अटक रहा था वो। ठीक है। हीरेंद्र, थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी फाइल अपलोड हो रही है। लुटियंस बेकर वाली चीज हम आपको बताने वाले हैं। और बाकी जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, मस्त एकदम। हाँ, केशवानंद भारती भी एक दिन कवर कर लेंगे, है ना। एनआरसी पर क्लास हो चुकी है ऑलरेडी बेटा। एनआरसी पर हम लोग क्लास ले चुके हैं, है ना। चलिए, तो आज का हमारा टाइटल है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जब हम डिस्कस करेंगे आपसे, तब उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा इस पूरी कहानी का। और इतिहास क्या है, आइए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। साथियों, बात है वर्ष 1911 की। उस समय क्या हो रहा था, जब राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो रही थी। हाँ शुभम, मेरी मेरी फैमिली में भी सब सही हैं और सभी लोग एकदम सही हैं। एक विद्यार्थी मोबाइल बार बार क्या हो रहा है, कैसे बराबर रिचार्ज में क्या क्यों लगाते हैं सर। विशाल सर, ये मोबाइल कैसे बार बार रिचार्ज में क्यों लगता है सर। समझ नहीं आ रहा है गुरु कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो, और अगर कुछ पूछ भी रहे हो तो क्यों पूछना चाह रहे हो। ओम कुमार, कोई चिंता की बात नहीं है। रजत को बधाई हो। वर्षा, वो फर्जी बात है। तुम्हारे सामने वैक्सीन लगवा के बैठा हुआ हूं, अभी तक तो जिंदा हूं, है ना।
कोई वैक्सीन वैक्सीन से सब फर्जी बात है। जिनको नहीं लगवानी वो फर्जी बातें करते हैं। मैं तो खुद मतलब फोटो के साथ एविडेंस भी दे चुका हूं कि मैंने लगवा ली है ना। ठीक है, हाँ जी। तो बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। 1911 में, इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं और वहां से इस बात को डिस्कस करते हुए लेके आएंगे। 1911 के अंदर यह डिसाइड हुआ कि जो किंग जॉर्ज फाइव हैं वो दिल्ली आने वाले हैं। दिल्ली क्यों आने वाले हैं? देखिए, कलकत्ता में तो उन दिनों बंगाल विभाजन का बहुत बड़ा संकट चल रहा था, क्योंकि 1905 के अंदर जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद से बंगाली लोग जो हैं वो पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। किंग जॉर्ज फाइव जो हैं उनको यहां आना था, तो उनकी याद में दिल्ली दरबार सजाया जाना था। दिल्ली दरबार बोले तो एक क्षेत्र ऐसा विकसित किया जाना था जिसमें मतलब ब्रिटेन का राजा इंडिया आएगा तो उसके स्वागत की भव्य तैयारियां हो। राजा जी लौट रहे थे, राजा जी इंडिया आ रहे थे। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाना था। तो इस आयोजन को बिना किसी अवरोध के करवाने के लिए भारत की राजधानी को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाया गया, ताकि एक टेंशन ही खत्म कि कलकत्ता में कहीं गलती से जाएं। और उस समय का स्वदेशी आंदोलन 1857 के बाद हुआ कोई बहुत बड़ा आंदोलन था, तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए एक ही विकल्प था कि बोले चलो कलकत्ता से दिल्ली चलते हैं, और हुआ भी है। तो कलकत्ता से आए दिल्ली। दिल्ली दरबार वाज होस्टेड टू मार्क दी कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फाइव, मतलब कि भाई अब राजा यहां आए हैं तो उनको यहां पर सम्मानित किया जाएगा, इसलिए सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। सभी राजाओं को, यानी कि भारत के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जितने भी प्रमुख लोग थे, उन सबको आयोजित किया गया कि हाँ भाई आपके राजा आ रहे हैं, मतलब इस प्रकार से। द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ए न्यू सिटी वाज गिवन टू एडविन लुटियंस। देखिए क्या होता था पहले के जमाने में, जैसे मैं आपको बताऊं, लॉर्ड लिनलिथगो जो है ना, लॉर्ड लिनलिथगो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, मतलब वायसराय थे असल में। उनकी बेटी थी जिसका नाम था होप, मिस होप नाम था उनकी बेटी का। तो एक बार वो मेरे शहर आई, मेरा शहर है अलवर राजस्थान में, है ना। तो उनके यहां आने की याद में, ये अंग्रेजों के समय चलता था ऐसा, तो वो मेरे शहर जब अलवर आई तो उनकी याद में हमारे यहां पर एक प्रॉपर सर्कल बनाया गया, जिसे आज भी होप सर्कस के नाम से जाना जाता है। और वो छोटा मोटा सर्कल नहीं है, बहुत ही शानदार जगह बनाई गई थी। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, क्योंकि मेरे शहर की बात हो रही है तो उसमें थोड़ा सा प्रमोशन भी हो जाएगा। और हमारे राजस्थानियों का तो टास्क ही है कि हमको अपने अपने क्षेत्रों का विज्ञापन करना होता है, क्योंकि इससे हमारे राज्य में रोजगार बढ़ता है ना। मैं चीज दिखाता हूं आपको, उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये देखिए, हम सब राजस्थानियों ने वो लिया हुआ है, मतलब टारगेट लिया हुआ है कि कैसे ना कैसे करके प्रचार करो, पधारो हमारे देश, ताकि आप राजस्थान आए, घूमने आए। अभी दिखेगा, ऐसे थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है जो दिख जाएगा। वेट करो यार, हद है, मतलब इतना लाइटली ले रहे हो। अभी रुक जाओ, ये देखो आप, होप सर्कस, जहां मेरा कर्सर है वहां देखिए, ये मेरे शहर का सिटी सेंटर है, एकदम बीचों बीच। ठीक है, इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, ये देखिए, शिव जी का टेम्पल है ये। ठीक है, इस असल में पहले ये एक ऊंची सी पहाड़ी होती थी जिसका नाम कैलाश बुर्ज हुआ करता था। कैलाश बुर्ज, कैलाश बुर्ज नाम था इसका। तो कैलाश बुर्ज के चारों तरफ एक इस प्रकार की सर्कल बनाई गई जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, तो इसको तो छेड़ा नहीं गया, ये तो एज इट इज रहा। और चारों तरफ इसके एकदम पूरा सर्क्यूलर है, ये एकदम राउंड में है साथियों। ये इसमें ये बहुत सारी शॉप बन चुकी हैं अब, मतलब चारों तरफ शॉप ही शॉप है इसके अंदर, और राजस्थान सरकार ही उन्हें चलाती है ना। इसमें खादी ग्राम उद्योग वगैरह की इन सब की शॉप है यहाँ पे चारों तरफ, और ये बीचों बीच शहर का सेंटर है। क्यों बताना चाह रहा हूं मैं आपको ये वाली बात, क्योंकि असल में आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले ये कल्चर हुआ करता था। कहाँ का कल्चर हुआ करता था? हमारे राजस्थान की टैगलाइन है वैसे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जाने क्या दिख जाए। आप अगर राजस्थान आएंगे तो ना जाने क्या दिख जाए। ठीक है, तो पहले ये हुआ करता था मेरे प्यारे साथियों कि जब भी कोई
विदेशी आता था या कोई बहुत बड़ा आदमी आता था तो उसके सम्मान में कुछ ना कुछ बनाया जाता था। अब जैसे रिसेंटली मेरे शहर के अंदर एक बार क्या सोनिया गांधी जी आई तो राजीव गांधी जी की प्रतिमा बनाई गई कि भाई आज से वहां पर पार्क है, उसको राजीव गांधी पार्क कहते हैं। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से हुआ करता था। आपके शहर में भी होता होगा कि जहां पर कोई बड़ा आदमी आए उसके द्वारा एक मूर्ति का इनॉग्रेशन करवा लो, इस टाइप से। ठीक है ना। इसका नाम है बेटा होप सर्कस। देखिए ये रहा होप सर्कस, ये नीचे नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, तो अब आपको मेरी बात के अंदर थोड़ा वेट लगा होगा कि हाँ बात तो आप सही कर रहे हो। तो अब भाई सोच के देखो कि उस समय ब्रिटेन का राजा आ रहा था। तो ब्रिटेन का राजा आ रहा था उस समय, मतलब एक तरह से यूं समझो कि पूरी दुनिया का राजा आ रहा था। तो ऐसे ही जब ब्रिटेन का राजा यहां आ रहा था तो उसके लिए एक नए शहर का निर्माण करना था। और जब उसके लिए नए शहर का निर्माण करना था, दिशा करें विजिबल हो जाओ, मैं दिख नहीं रहा क्या अभी? हाँ भाई, दिखाई सुनाई पड़ रहा है ना? थम्स अप करो। हम्म, ठीक है। तो अब क्या था कि उसके लिए एक नए शहर का निर्माण करना था और इस काम को करने के लिए जिम्मेदारी दी गई एडविन लुटियंस को। लुटियंस आज भी दिल्ली का ये क्षेत्र लुटियन जोन कहलाता है। एडविन लुटियन एक वास्तुशास्त्री थे या फिर एक समझिए कि एक प्रकार के आर्किटेक्चर थे, है ना, जो कि आर्किटेक्ट थे, जो कि ये निर्माण का कार्य जानते थे। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो जो है वो यूरोपियन क्लासिसिज्म को मिलाते हुए एक जबरदस्त बिल्डिंग बनाए और साथ में हर्बर्ट बेकर को भी ले लें, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। इनको मिलाकर के एक बिल्डिंग और एक पूरा शहर बसाओ, और वो शहर कहलाया मेरे प्यारे साथियों दिल्ली। एक नया दिल्ली बसाया गया। हर्बर्ट बेकर ने इज ऑल्सो द आर्किटेक्ट ऑफ यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है प्रिटोरिया में, उस बिल्डिंग का निर्माण भी किसने किया था? हर्बर्ट बेकर ने किया था। तो ऐसी स्थिति में, हाँ ऐसी स्थिति में हर्बर्ट बेकर का सहयोग लेकर के लुटियन से कहा कि नया शहर बसाओ। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों पार्लियामेंट हाउस बनाया गया, जिसको कि दोनों लुटियन और बेकर ने मिलकर बनाया। राष्ट्रपति भवन बनाया गया, जिसको केवल लुटियन ने बनाया। सेक्रेटेरिएट बनाया गया, जिसको कि मतलब हर्बर्ट बेकर ने बनाया। यानी कि एक प्रकार से एक ऐसा प्रशासनिक क्षेत्र विकसित किया गया जिस प्रशासनिक क्षेत्र को एडवर्ड लुटियन और मतलब एडविन लुटियन और बेकर ने दोनों ने मिलकर के बनाया था। ठीक है, क्लियर? हाँ भाई, विद्यार्थी पूछ रहे हैं कृष्ण कुमार की कैसे पता चला कि 80,000 साल पुराना है वो बच्चा? बेटा वो कार्बन डेटिंग तकनीक होती है, C14 टेक्निक, उससे पता करते हैं। पृथ्वी के चारों चक्कर क्यों लगा रहा है, डायरेक्ट लैंड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको छोड़ा ही ट्रांजैक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है ताकि वो चक्कर ही लगाता रहे। ठीक है, इसीलिए सैटेलाइट भी चक्कर लगाते रहते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, वो गिरते नहीं है। ठीक है बेटा कृष्ण सिंह, ठीक है बेटा। चलिए, तो उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई। तो अब जो चीज बनकर के आई थी उसे ही आप लोगों ने क्या नाम दिया था? उसे ही आप लोगों ने सेंट्रल विस्टा नाम दिया, जिसमें कि संसद भवन था, राष्ट्रपति भवन था और संसद और राष्ट्रपति भवन में कार्य करने वाले उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के बैठने की जगह थी। तो ये तीनों चीजें मिलकर के किसका निर्माण हुआ? सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ। ये सेंट्रल विस्टा था उस समय का। तो फिर आज सुर्खियों में क्यों है ये? आज सुर्खियों में यूं है कि भारत सरकार इन्हें बदलने जा रही है और इन्हें बदलने के लिए भारत सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। विद इन 1 ईयर ये काम खत्म भी हो जाएगा। और काम के नाम पर किया क्या जा रहा है? जो संसद भवन उस समय बनाया गया था, उस संसद भवन को की जगह दूसरा संसद भवन बनाया जा रहा है। तो किया क्या जा रहा है, एक बार के लिए इस फोटो को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा जूम करते रहेंगे बीच बीच में। यूपी के लिए बेस्ट हिंदी न्यूज़पेपर बताएं। सत्यम बेटा, दैनिक जागरण जो आता है ना, उस दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ें आप, अगर हिंदी मीडियम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो। राष्ट्रीय संस्करण, वो वाला संस्करण मत पढ़ना जो आपका यूपी का संस्करण हो, कानपुर संस्करण, लखनऊ संस्करण, उनको मत पढ़ना। एक राष्ट्रीय संस्करण आता है बिना विज्ञापन वाला, 0 विज्ञापन आता है ना, ऑनलाइन मिल जाएगा वो, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, ऑनलाइन मिल जाता है। वो बहुत ही अल्टीमेट न्यूज़पेपर है। मतलब एक इस समय पहले हुआ करता था जनसत्ता, लेकिन जनसत्ता का तो लेवल अब थोड़ा डाउन हो गया है हिंदी वालों के लिए। ठीक है ना। राष्ट्रीय संस्करण जो आता है दैनिक जागरण का, उसमें बहुत सारी न्यूज वो आती है जिन्हें हम भी कवर करते हैं। आपकी क्लास के अंदर बहुत सारी न्यूज उसके अंदर भी कवर होती हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो अच्छा, तो अब ये वाली जो जगह देख रहे हैं आप, इस जगह के अंदर हम हो है क्या? अगर आप दिल्ली गए हैं तो अच्छी बात है, दिल्ली नहीं गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एक जगह राष्ट्रपति भवन ये बना हुआ है।
आप लोगों ने अक्सर अगर देखा हो तो 26 जनवरी की परेड होती है। जब आपने 26 जनवरी की परेड देखी हो तो एक तरफ है राष्ट्रपति भवन और एक तरफ है इंडिया गेट। ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर लंबी सड़क है। इसी पर सारे कार्यक्रम होते हैं। ये पूरी की पूरी सड़क जो है इसी पर सारे के सारे कार्य होते हैं। ठीक है, यहां पर इंडिया गेट है, ये रहा इंडिया गेट, ये रहा। ठीक है, और इसके जस्ट सामने यहां पर राष्ट्रपति भवन। ये सड़क है पूरी की पूरी लंबी। अब मुझे इसका लेंथ तो नहीं मालूम है, शायद ये 2-2.5 किलोमीटर लंबी वो है। रेस कोर्स रोड इसे नहीं कहते बेटा। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर क्या है, तो फिर क्या है कि अब इस राष्ट्रपति भवन को तो छेड़ा नहीं जा रहा, इसको तो यहीं रखा जा रहा है, जहां था वहीं पर बना हुआ है। अब इसी राष्ट्रपति भवन से जब आप सीधे निकलते हैं तो आप दिख नहीं रहे हो। भाई मैं कैसे नहीं दिख रहा यार, बताओ, पोल में पार्टिसिपेट करो। क्या मैं सभी को सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? कुछ विद्यार्थी स्टक लिख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं दिख नहीं रहे हैं। यार 97% बच्चों को दिख रहा हूं, जबरदस्ती मतलब फिरकी लेने का मन है क्या? हैं, फिरकी ले रहे हो यार खामोखा। तो अब क्या है कि इस पूरे रास्ते को अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ही आप निकलना शुरू होंगे, थोड़ा आगे चलेंगे, यहां एक चौराहा सा आएगा और इस जगह पर साथियों बना हुआ है पार्लियामेंट। जो हमारा अभी का वर्तमान पार्लियामेंट है ये इसी रोड पर स्थित है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं आप लोगों को। अब देखें आप, शायद आपको ये दिख जाए। इसी रोड पर एक किनारे पर यहां पर बना हुआ है पार्लियामेंट। ये देखिए, ये रास्ता चला आ रहा है और ये रास्ता चला चला आ रहा है और इसके रास्ते के इस कॉर्नर पर बना हुआ है पार्लियामेंट। क्लियर? अच्छा, ये संसद की गोल बिल्डिंग है। अब इस संसद की गोल बिल्डिंग को खत्म नहीं किया जा रहा है, यानी कि नष्ट नहीं कर रहे हैं कि ये जो है वो बाद में नहीं रहेगी, रहेगी। इसके साथ साथ एक और बिल्डिंग बनाई जा रही है जो कि ट्रायंगुलर है। यहां पर वो भारत का नया संसद भवन है, वो भारत का नया संसद भवन है। साथियों, ये वाला जो पार्लियामेंट है ना, पुराना वाला, इसे म्यूजियम बना दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, क्या जरूरत पड़ रही है भाई, पुराने वाले से ही काम चला लेते, देश में इतनी सारी आवश्यकताएं हैं, वर्तमान में उनका ध्यान रख लेते, फिलहाल के लिए ऐसी क्या जरूरत थी? हाँ देख लिए, एक ने पूछ भी लिया, अयान चौधरी ने, कि सर ऐसी भी क्या आवश्यकता आ पड़ी थी। बिल्कुल सही पूछ लिया अयान। तो इसके आंसर में ये कहूंगा बेटा, मैंने शुरुआत में 1911 आप लोगों को इसीलिए बोला, मैंने आपको 1911 में इसीलिए बोला क्योंकि 1911 से आप कम से कम यह अंदाजा लगा पाए कि यह बिल्डिंग लगभग 110 साल पुरानी हो चुकी है। 100 साल से ऊपर बिल्डिंग जब पुरानी हो जाती है तो उन्हें रिटायर्ड घोषित कर दिया जाता है, उन्हें पब्लिक यूज में नहीं लिया जाता। वो बात दूसरी है कि भारत में आम आदमी की जान ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए हमारे देश में 400 साल पुराने पुल जो हैं वो तो सरवाइव करते हैं, लेकिन भाई संसद भवन तो नहीं सरवाइव कर सकता, क्योंकि राजनेताओं को लगता है कि उनकी जान ज्यादा कीमती है, देश को भी लगता है क्योंकि भाई देश का सम्मान है संसद, तो वो पुरानी रहे और उसमें पता चले कि एक दिन मंत्री लोग बैठे हुए हैं और उसकी दीवार जो है वो गिर पड़ी या कोई पत्थर ऊपर से गिर पड़ा और कोई मंत्री मर गया, तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी कि पूरा की पूरा इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, इस जगह को रिप्लेस करके दूसरी जगह बैठने का निर्णय लिया गया, नंबर एक। दूसरा क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक विद्यार्थी हैं, अब वो कुछ बहुत सारा लेटर लिख के भेजे हैं, मीनाक्षी प्लीज मॉर्निंग की क्लास का पीडीएफ टाइम पर सेंड कर दिया करो, बिकॉज कल वाली क्लास के नोट्स नहीं बना पाए, नेट खत्म हो गया था। मीनाक्षी बेटा, वो आपकी बात सही है, पर शायद आपने मेरी बात भी सुन ली हो। मेरे साथ इशू ये हो रहा है क्योंकि वो 400 MB की फाइल बन रही है, उसको कन्वर्ट नहीं करा पा रहा हूँ, और सुबह से जब से आप क्लास में बैठे हो तब से मैं भी क्लास में बैठा हूँ, मैं 1 मिनट भी मेरा ब्रेक नहीं हुआ है, मैं लगातार क्लास में ही हूँ। जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं ये वाला काम भी कर ही दूंगा। कल मुझसे देरी हो गई थी, वापस ऐसी देरी नहीं होगी, यह मैं आश्वस्त करता हूं। ठीक है, चलिए। तो अब क्या हुआ कि ये वाली जो जगह है, इस वाली जगह की जगह पर नई जगह तो बनाई जा रही है, दूसरा भी इसके पीछे एक कारण है, और वो क्या है, इस संसद भवन की कैपेसिटी फिक्स हो चुकी है। कैपेसिटी फिक्स का मतलब कि लोकसभा में सदस्य बैठे हुए हैं, राज्यसभा में सदस्य बैठे हुए हैं, तो सदस्यों की सीमित सीट्स जो हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग इतनी हो चुकी है कि कोरोना काल में अगर लोकसभा के अंदर सभी सदस्य आ जाएं तो उन्हें बिठाया नहीं जा सकता, मतलब उनके बीच के अंदर जो प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखने की बात है वैसा कर नहीं सकते। अभी भी अगर आपने देखा हो तो राज्यसभा की इस कोरोना काल के अंदर बैठक चली थी, अगर आपने देखा हो तो उसमें
जब सांसदों को बिठाया गया तो वो सांसद बैठ ही नहीं पाए, उन्हें उन वेल्स में भी बिठाया गया जहां पर दर्शक दीर्घा है, जहां दर्शक बैठे जाते हैं, वहां पर बिठाया गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर नई बिल्डिंग जो है उसको इस प्रकार से बनाया जा रहा है जिसके अंदर लोग बैठ भी पाएंगे, और अगर सदस्य संख्या बढ़ानी पड़ गई तो वहां पर वो जगह है जिसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, कई बार कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये सारी की सारी चीजें जो हैं, सर डू यू थिंक वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट शुड बी स्टॉप्ड एट दिस सेकंड वेव ऑफ टाइम? शुभम नायक पूछ रहे हैं। शुभम, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा लेकिन थोड़ा पानी पी लूंगा, पानी पी के दूंगा, होल्ड करो। है ना? हाँ भाई, शुभम ने सवाल पूछा कि सर कोरोना की वेव चल रही है देश के अंदर तो कंस्ट्रक्शन रोक देना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि तुम क्यों इस लाइन को बोल रहे हो, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, हालांकि छोटा सा उदाहरण है। कंस्ट्रक्शन जो है ना वो कोरोना को फैलाने वाला कारण नहीं है, रोजगार देने वाला कारण है। लास्ट टाइम भी जब मेरे मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस ऑफिस में मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं आपको, ये लास्ट वाले लॉकडाउन में मैंने बनवाया था। ठीक है, और मैं आपके सामने इस समय उपस्थित हूं, अपने काम को इस वाले लॉकडाउन में पूरा अच्छे से कर पा रहा हूं बिना किसी व्यवधान के। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरा एक और ऑफिस बन रहा है और वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो है उस समय रोजगार के भी ऐसे साधनों की आवश्यकता है, और आपको मैं बता दूं राज्य सरकारों ने इस समय एक बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है। राजस्थान में 10 तारीख से पूरा लॉकडाउन होने वाला है, लेकिन इंडस्ट्रीज बंद नहीं रहेंगी, कंस्ट्रक्शन बंद नहीं रहेगा, क्योंकि उसका क्या होगा, आपके पास तो पैसा है बेटा जिसमें घर में बैठ करके आप खाना खा लोगे, आपके फादर ने कुछ सेविंग्स कर रखी है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो रोज काम करता है, फिर वो भोजन कमाता है, फिर घर जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और सरकार जब ये कंस्ट्रक्शन के काम करती है तो बिल्डिंग के साथ साथ जो खर्च हो रहा है ना पैसा, वो सारा ठेकेदार के हाथ में नहीं जा रहा है, बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जाने कितने ही वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितना ही ज्यादा सामान इधर से उधर हो रहा है। ये इकोनॉमिक गतिविधियां हैं, आपको पता होना चाहिए। अपना जो दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेस हाईवे है, ये पूरे लॉकडाउन में ना तो लास्ट टाइम बंद हुआ था ना इस टाइम बंद हुआ है, ये अभी भी चल रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन भी लगातार चल रहा है। बस ये है कि ये प्रोजेक्ट दिखाई दे जाते हैं क्योंकि इस पे क्रिटिसिज्म बहुत आसानी से होता है, ठीक है ना। लेकिन कंस्ट्रक्शन के नाम पर भारत सरकार ने जो जयपुर दिल्ली और मुंबई का जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जिसमें 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जाएगा, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही रेलवे के दोहरीकरण के लिए जो पटरियां डल रही हैं, वो लगातार काम चल रहा है। लॉकडाउन में उनको भी नहीं रोका गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मजदूर को रोजगार मिलता है, और रोजगार सबसे बड़ी मुसीबत है। आप घर में बिठा के रख दोगे तो खिलाओगे क्या, है ना। इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। अब एक विद्यार्थी ने कहा कि सर हॉस्पिटल और बेड क्यों नहीं बना देते इस समय पे। पूरी तरह सहमत हूं मैं आपकी बात से कि हॉस्पिटल और बेड भी बनाए जाने चाहिए, लेकिन इस बात से आपको भी सहमत होना चाहिए कि हमारा देश इस समय इस चीज के लिए तैयार ही नहीं था। फिर आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो वो लाइन है जो आजकल व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा चल रही है, तैयार ही नहीं था, हम तो तैयार ही नहीं थे हम तो। मैं आपके सामने दूसरी परिस्थिति रख देता हूं। अचानक मैं आपसे ये कह दूं कि मतलब जो मोबाइल्स हैं, यदि आपने ये नहीं बेचे तो फट जाएंगे। आप तो तैयार नहीं थे, आपने कहा घर में रखे रखे ये बम बनने वाले हैं, इसमें एक ऐसा वायरस आ गया है, आपको ये बेचने पड़ेंगे। और अगर नहीं बेचे और आपके नाम पर ही ये बोलते रहे कि भाई हाँ, कि ये इसी व्यक्ति के नाम पे खरीदा गया मोबाइल है, तो ये इसी के ऊपर जाके फटेगा, चाइना ने इसमें एक ऐसा वायरस डाल दिया है। ये एकदम अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन है जो मैंने बोल दिया आपके सामने। आप जैसे इस अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन को सुनेंगे आपको हंसी आ जाएगी, क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्या, क्या बात कर रहे हो। तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी हो सकता है तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार को सरकारी सुविधा केंद्र बनाने चाहिए। तो बेटा सरकार जो है ना वो भी मशीनरी है, काम करती है धीरे धीरे। आप लोग पूरी तरह से सरकार पर डिपेंडेंट हो जाएं, ये ज्यादा गलत है ना। सरकार को थोड़ी पता था, कोरोना आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। सरकार के सामने ये परिस्थिति एकदम आई है, और उस एकदम आई हुई परिस्थिति में जब लास्ट टाइम ये परिस्थिति आई थी, तब देश पूरी तरह विद इन मंथ तैयार हो गया था। प्रॉपर मास्क निर्माण के अंदर पीपीई किट के साथ साथ प्रॉपर तरीके से सबके हाथ में सैनिटाइजर पहुंच गया था। सभी लोगों के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हमने विद इन मंथ और 2 मंथ सीख लिया था। अभी ऑक्सीजन की पैनिक सिचुएशन आई है, विद इन मंथ
हम लोग हर जगह, हर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा चुके होंगे। चीजों को सकारात्मक पक्ष देखिए। हमारी एक वेब सीरीज आई है, अगर आपने देखी हो, एस्पिरेंट करके, है ना, एक वेब सीरीज आई है, अनअकैडमी के द्वारा लाई गई है यूट्यूब पर, है ना। उसमें देखिएगा, जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उन्हें परिस्थितियों के अंदर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ढूंढना चाहिए, सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मकता तो सब बताएंगे कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को यूं करना चाहिए, लेकिन क्या कर दिया गया है और क्या उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। आपके पास में ना वो होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशंस होने चाहिए ना दिमाग में एनी टाइम। आज मैं आपको जो बुलाइने बोल रहा हूं कि सरकार ये जो कर रही है, ये एक सॉल्यूशन भी है, और महीने भर में आप आश्वस्त रहिए कि पूरे भारत के पास में, सबके पास इतना ऑक्सीजन होगा, लेकिन ना तो आज तक कभी उसकी आवश्यकता प्रतीत हुई थी। अब अचानक आ पड़ी तो आप किस किस चीज की व्यवस्था करेंगे? ऐसे नहीं हो सकता है ना बेटा। अभी पता चले कि एक ऐसी बीमारी आ गई, आप जरा कल्पना करिए, एक ऐसी बीमारी आ गई कि जितना भी गेहूं रखा हुआ है, वो गेहूं एकदम ऐसी बीमारी में कन्वर्ट हो गया कि वो मतलब आटा बन गया, या फिर वो बर्बाद हो गया। आदमी क्या खाएगा? भुखमरी फैल जाएगी। फिर अपन क्या बोलेंगे? सरकार को तैयार रहना चाहिए था गेहूं का दूसरा विकल्प पैदा करने के लिए, है ना। ऐसा क्लेम नहीं करना चाहिए, एक अच्छे एस्पिरेंट पर यह चीज शोभा नहीं देती है ना। तो मतलब आप लोग इस तरह से सोचें कि सकारात्मकता क्या है इसमें। परिस्थितियां थी, फेलियर्स थे सरकार के, चुनाव एक फेलियर था, कुंभ एक फेलियर था, जो क्या कहते हैं उसको, क्रिकेट मैच जो थे वो एक फेलियर थे। लेकिन फेलियर्स के साथ साथ फिर उसके अंदर भी आपको अब सकारात्मकता ढूंढनी होगी कि क्या इसका अल्टरनेटिव हो सकता है और क्या हो रहा है। एनीवे, चलिए फिर मैं आपके सामने ये बता रहा हूं कि ये न्यू पार्लियामेंट के अंदर ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, और क्या बनाया जा रहा है, तो इसी के जस्ट सामने यहां पर प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है। ये देखिए, इसके जस्ट सामने प्रधानमंत्री का ऑफिस, और प्रधानमंत्री के ऑफिस के जस्ट सामने यहां पर प्रधानमंत्री आवास। इधर देखिए, अब कुछ लोग जानकार ये भी कह रहे हैं 7 रेसकोर्स रोड यहां पर नहीं है, ठीक है ना, 7 रेसकोर्स रोड यहां पर नहीं है, लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री का नया घर बनकर के तैयार होने वाला है। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसके बारे में भी नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, आप ही की तरह मैंने भी 2-4 जगह पर पढ़ लिया है, और उन जगहों को पढ़ा हुआ मैंने आपको बता देना चाहिए। और वो ये है कि भाई, कहा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, ये भारत के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी स्थिति में ये वाली जो जगह है, यहां से यहां तक अंडरग्राउंड एक रूट बनाया जा रहा है, और यहां से यहां तक अंडरग्राउंड एक रूट बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से ये जो सेक्रेटरीट है, और हो भी सकता है इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, कर भी सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां से लेके सेक्रेटरीट तक यहां पर भी अंडरग्राउंड रूट बनाया जा रहा है। और वो इसलिए कि परिस्थितियां कितनी भी विकट हो जाएं, जैसे आप लोग यूएस के अंदर देखते हैं या फिर रशिया के अंदर देखते हैं। रशिया में आप क्या देखते हैं, आपको पता होगा, क्रेमलिन नामक एक जगह है। क्रेमलिन जो है वो राष्ट्रपति का निवास स्थान नहीं है। क्रेमलिन जो है वहां पर सारी चीजें हैं, वहां पर डिफेंस ऑफिस भी है, वहां पर राष्ट्रपति का निवास स्थान भी है, वहां पर उनकी संसद भी है। वो सब चीजें एक ही जगह पर बनी हुई हैं। क्रेमलिन द फोर्टेड सिटी, रशिया के अंदर, है ना। तो ऐसे ही आप जब यूएस की बात करते हैं तो पेंटागन और व्हाइट हाउस की बात करते हैं, सब आसपास हैं। क्या होता है ना कि जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें दूर दूर नहीं होना चाहिए। आप सोच के देखिए ना, आपके 4 ऑफिसेज हों और चारों अलग अलग दिशाओं में हों, और आप मतलब मैनेज करने वाले एक ही आदमी हो, तो नीतिगत निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में ये वाली जो जगह हैं, इन सबको एक साथ रखने का कार्य यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। यहां पर सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर्स भी होंगे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी है, प्राइम मिनिस्टर का नया आवास भी है, और ये सारी चीजें यहां पर बनाई जा रही हैं। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, इंक्लूडिंग, मतलब मैं इसमें किसी का नाम या कुछ नहीं लेने वाला हूं, मैं केवल ये बोलने वाला हूं कि इसका विरोध बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। और प्राथमिकताओं के नाम पर जब बात की जा रही है, तो भारत के अंदर सामान्यतया एक प्रकार के लोग और होते हैं जो पनवाड़ी की दुकान पर बात करते हुए पाए जा सकते हैं। जैसे मान लो कि इस समय इसरो ये नहीं कह रहा कि मैंने मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत 9,000 करोड़ रुपए है। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको सुनते ही फट पड़ेंगे। आप थोड़े बहुत समझदार होंगे क्योंकि आप रोजाना मेरे साथ बैठ करके मार्स मिशन वगैरह सबकी चर्चाएं करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये कहने में तुरंत आएगा, क्या इनको नजर नहीं आता, हमारे लिए इतनी जरूरी चीजें यहां पर जरूरी पड़ी हुई हैं, सरकार मार्स मिशन लॉन्च कर रही है। कई लोग तुरंत ये कह देंगे सरकार पागल हो गई है जो सैटेलाइट आए दिन लॉन्च कर दे रही है इतने करोड़ रुपए का।
चीजें ऐसा नहीं हो सकता ना साथियों कि जहां तलवार की आवश्यकता हो वहां सुई काम में आ जाए। अगर आपको लगता है ऐसा तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास में खूब पैसा है, पैसा जेब में रहने दीजिए, बढ़िया से गोल्ड खरीद लीजिए, गोल्ड के बिस्किट ले आइए, लेकिन खाना मत खाइएगा। आप जो बिस्किट्स है ना वो गोल्ड के परचेज कर लीजिए, और आपको भूख लगे तो गोल्ड के बिस्किट्स खा लेना, आप खाना मत खाना। इररिप्लेसेबल है ना, बहुत ही इलॉजिकल लग रहा है ना आपको सुनने में ये, कि यार गोल्ड का सामान का तुलना सर कर रहे हैं खाने से, कैसे हो सकता है ये? एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूं कि सैटेलाइट का रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल नहीं हो सकता, हॉस्पिटल का रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल ही होगा। यदि नहीं है तो नया बनाओ। एग्जैक्टली संसद का रिप्लेसमेंट संसद ही हो सकती है, इसलिए संसद बनाई जा रही है। सेक्रेटरीट का रिप्लेसमेंट नया सेक्रेटरीट हो सकता है, इसलिए बनाया जा रहा है। नया पीएम आवास का नया पीएम आवास रिप्लेसमेंट हो सकता है, बनाया जा रहा है। लेकिन संसद हॉस्पिटल का रिप्लेसमेंट होगा, ये बिल्कुल वाहियात बात है। आ गई बात समझ में? ये सारी बातें आपको उस तरह से समझनी होंगी। इधर सर आप उदास लग रहे हो, एक्चुअली बेटा मेरा पूरा मुंह और यहाँ पे पूरे गले में छाले हो रहे हैं, मतलब बोला नहीं जा रहा है मुझसे, बहुत बुरी तरह से गला स्टिक हो रहा है, मैं कैसे तैसे बोल रहा हूँ बस कुछ ले देखे खा पी करके, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, कुछ बोला नहीं जा रहा है मुझसे। टॉन्सिल हुए हैं क्या हुआ है मुझे नहीं पता है, मैंने कुछ बीच में थोड़ी हैवी डोजेस ले लिए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन हैवी डोजेस का भी इम्पैक्ट होता है, डॉक्टर्स ने कहा है। तो उस वजह से भी पूरा की पूरा गला जो है वो चौक हो रहा है इस समय, इसलिए आपके सामने ऐसा लग रहा होगा, मेडिसिन की वजह से ऐसा हो रहा है है ना? अब आंखों में भी स्वेलिंग आ रही है अभी इस समय, प्रॉपर तरीके से आंख नहीं खुल पा रही है प्रॉपर। ठीक है, तो ये सब बातें हैं आपके सामने जो चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर किया क्या जा रहा है। इस पर आर्ग्यूमेंट्स खूब सारे हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग जो हैं वो सरकार के पास हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट के बाद में थोड़ा सा करके फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए। हाईकोर्ट ने एक बार स्टे भी दे दिया कि नहीं भाई इसको नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से सही नहीं है, मतलब पुरानी दिल्ली का वो मिटा देगा, ये ग्लोरी मिटा देगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुना और कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि इसको रोकने से या कोई काम सुधर जाएगा, इसको होना चाहिए तो होना चाहिए, दैट्स ऑल, सरकार के पास है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि इस प्रोजेक्ट का मेन फीचर क्या है। तो पहली बात, यहां पर आप सारे के सारे फैक्ट फिगर्स देख लीजिएगा। इसके अंदर कुल जो लागत आ रही है नए पार्लियामेंट भवन को बनने की, वो 971 करोड़ रुपए है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर 971 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन एक ऐसे देश को 971 करोड़ के लिए लड़ाई करते हुए अच्छा नहीं लगना चाहिए, जो देश बात करता है दुनिया की टॉप 5 जीडीपी के अंदर आने की, और वो 971 करोड़ रुपए खर्च करने के नाम पर धरने प्रदर्शन देखे, ये देश के ऊपर शोभा नहीं देता, मुझे ऐसा लगता है ना? मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि ठीक है, मतलब हमारा देश है, हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमको प्राउड फील कराती हैं। कल को आप भी जब दिल्ली जाते हैं, आप अपना दिल्ली का संसद भवन, राष्ट्रपति भवन देखते हैं तो फील आता है ना कि हाँ ये मेरा देश है। आज हम दुनिया के जब पेंटागन, व्हाइट हाउस, इन सबको देखते हैं तो लगता है यार ये कितनी बढ़िया बढ़िया इमारत बनी हुई है, किसी समय तो उनमें भी पैसा लगा होगा ना। तो ये सब चीजें, आज ताजमहल को देख करके आप लोग इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं, ताजमहल की वजह से इतना रेवेन्यू आए दिन कमा रहे हैं, लेकिन पता है आपको ताजमहल जब बना था तो उसकी वजह से कई साल तक आर्थिक मंदी रही थी देश में, इतना पैसा खर्च हुआ था उसके अंदर, है बहुत बड़ा, मतलब क्राइसिस आया था देश के अंदर, क्योंकि उसने इतना टैक्सेशन लगा दिया था, ताजमहल में इतना पैसा खर्च हो गया था। समझ रहे हैं? तो ये दोनों चीजें जो हैं इनरिप्लेसेबल हैं, इनके तुलना कर नहीं सकते आप। प्रो एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, ठीक है ना? हर चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, आप किसी एक के ऊपर बात नहीं कर सकते। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय 2022 एंड कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बाय 2024। सेक्रेटेरिएट में कौन बैठता है? चीफ सेक्रेटरी बैठता है, ठीक है? हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, तो सितंबर में इसका प्रोजेक्ट जो है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया, जिसकी इंडिया में इमेज ये है कि ये पूरी तरह से देशभक्त प्रकार की कंपनी है ना? ये वही टाटा है जो सबसे पहले, जब लास्ट टाइम कोरोना आया था तब भी इसने करोड़ों रुपए दिए थे भारत सरकार को, और आज भी जब सेकंड वेव आई है तब भी ऑक्सीजन प्लांट वगैरह सब चीजें ये उपलब्ध करवा रहा है, जितना भी इनसे संभव है उतनी चीजें ये उपलब्ध करा रहा है। फर्स्ट वेव में 1500 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने दिए थे, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, तो मतलब एक प्रकार से ये समझ के चलिए कि आप पूरे समय क्रिटिसिज्म मोड में ना रहें, ठीक है ना? हाँ जी, बिकॉज आपके साथ रहकर तो नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी भी पॉजिटिव हो जाए, ऐसा नहीं है बेटा। मेरा काम केवल बच्चों को
सकारात्मक दृष्टिकोण देना है, बाकी उनको जैसा सोचना है वो सोचेंगे, उसको कौन रोक सकता है। संगति का बहुत असर पड़ता है, लेकिन कम से कम आप मेरे साथ पढ़ के जाएं। मैं हर चीज का बहुत सकारात्मक क्रिटिसिज्म करता हूं। ऐसा नहीं है, आप में से अब कुछ लोग मुझे थोड़ी देर में जाते जाते कह जाएंगे कि आप मोदी भक्त हो सकता है कुछ लोग कह भी जाएंगे, मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने कल परसों प्रॉपर तरीके से मोदी सरकार की खिंचाई भी करी है। अभी पंजाब पश्चिम बंगाल के अंदर जो अभी वो हुआ था, इलेक्शन वगैरह जो हुए हैं, उसके ऊपर मैंने खूब खरा खरा सुनाया भी है। मतलब खूब बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी बोली हैं कि सरकार के लिए राजनीतिक हिंसा पर चिंता व्यक्त करना बहुत बड़ा जरूरी है, लेकिन देश के इतने लोग मर रहे हैं उस पर कुछ नहीं बोला है। तो टीचर जो है ना, वो आपको एक दृष्टिकोण देता है, और दृष्टिकोण सकारात्मक हो इसका प्रयास करता है। आप लोग मुझे किसी फ्रेम में डाल करके खुद को जिताने से ज्यादा अच्छा है कि एक ऐसा दृष्टिकोण आप भी अपनाने की कोशिश करें जो आपके अंदर सकारात्मकता देता हो, और आपको लगे कि हाँ आप रीजनिंग वाले व्यक्ति हो, दिमाग चलता है आप लोगों का, है ना। तो ये सेंट्रल विस्टा हमने बता दिया आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। इस तरह से एक बिल्डिंग बनाई जा रही है जो ट्रायंगुलर है, यानी कि तिकोनी है, जो यहाँ पर आपके लिए बनाई जा रही है। नई बिल्डिंग होगी ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, परियोजना के अंदर क्या हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन लवर हैं आप? हाँ बेटा, बातें करना पसंद है मुझे। ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैंने बता दी हैं, तो होपफुली अब किसी को कोई भी दिक्कत होगी नहीं। प्रॉपर तरीके से सेंट्रल विस्टा पर एक अच्छी चीज भी मैंने आपको समझा दी है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, कोई भी आपके मन में दिमाग में डाउट हो तो वो बताएं। पुरानी बिल्डिंग का क्या होगा? बेटा पुरानी बिल्डिंग ऑलरेडी छोटी पड़ रही थी, उसको बनाया जा रहा है म्यूजियम। जैसे आज आप ताजमहल देखने जाते हैं ना, ताजमहल देखने के पैसे देते हैं, ऐसे सरकार उस म्यूजियम को देखने के पैसे दिलवाएगी आपसे, और उससे रेवेन्यू निकाल लेगी, और मुश्किल से 4-5 साल के अंदर पूरा पूरा टैक्स वसूल लोगे आप। इतना कमाई करके देगी आपको, ठीक है ना। रूपम, हाँ बीकासूल तो ले लिया दोस्त मैंने अभी, है ना। हाँ लिम्सी और ले लेता हूं मैं, आपने ठीक बताया, मैं लिम्सी ले लेता हूं। थैंक यू यार। और बताइए कृष्णा, बेटा अभी तो किसी से भी मत मिलो, तुम सीधे घर जाओ, कोरोना है, मिलना जुलना बहुत रिस्की है इस समय, है ना। विदुषी, एग्जाम से 15 दिन पहले तक का करंट पढ़ना होता है बेटा। म्यूजियम से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा क्या? नहीं बेटा नहीं होगा, एक्चुअली पूरी चेकिंग होती है। अब जैसे ऐसे तो ताजमहल को भी खतरा हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीके की चेकिंग होती है, तब जाके आने दिया जाता है। जिंकोविट भी ले लूंगा आयुषी, ठीक है बेटा, ठीक है। शोभा, बेटा केयरफुल रहना ही सबसे अच्छी चीज है। ये तो बीच में बेटा आर्किटेक्चर वाले ने 3 चीजें बनाई हैं त्रिकोणी बनाने के लिए, ऐसा लगा है। पवन खुश रहिए बेटा। हेमंत, ठीक है बेटा, मैं एफ भी चलाता नहीं हूं, मैं चलाऊंगा, देखूंगा, है ना। बेटा ट्रीज का ऐसा है ना कि ट्रीज वापस भी रीइंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, लगा दिए जाते हैं। जब हम गलत को गलत बता सकते हैं तो हमारे अंदर सही को सही बताने की हिम्मत भी होनी चाहिए। आप में कूट कूट कर भरी है यह बात मुझ में सबसे अच्छी लगती है। आप जीनियस हो, आप बहुत अच्छे पढ़ाते। थैंक यू भाई अभिषेक यार, थैंक यू भाई। मतलब चलो आप लोग मेरी इस बात का समर्थन कर रहे हो कि हाँ मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ कई बार ऐसी चीजें करने का। आप लोगों को ये चीज पसंद है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी दवाई लेके एकदम स्वस्थ मिलूंगा आपको, चिंता मत करिए, एकदम शाम तक ही सही हो जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। सब लोगों की इतनी सारी विशेष मिल चुकी हैं, एकदम ठीक हो जाऊंगा मैं। ये कुछ ज्यादा दवाइयां लेने का नतीजा निकला है, लेकिन हाँ मैं इलाज करवा लूंगा, अपना लोड मत लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, खुश रहिए, बिंदास रहिए। और जो भी विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10। यूपीएससी और एसएससी दोनों ही जगह मेरे पेड बैचेस चल रहे हैं। यूपीएससी में करंट अफेयर्स चल रहा है उसका प्रीलिम्स का, तो आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे साथ जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस आपको उसमें मिल जाएगी, 10% डिस्काउंट के साथ फीस उपलब्ध हो जाती है। ऐसे ही एसएससी में मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, और उसमें मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो वो आपका बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, वो भी आपको मिल जाएगा, और जितनी भी क्लासेस अन्य चल रही हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल होता जाना चाहिए रोहित, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।